नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 24 सितंबर 2020 हैं और डियर फ्रेंड्स आज हमारे टेबल के ऊपर है दो स्पेशल टॉपिक्स और दो न्यूज़ आइटम्स। आगे बढ़े उससे पहले स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन 30 सितंबर तक। सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल हैं। अगर आप इस ईएमआई ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन ऑल यू हैव टू डू इज़ गूगल प्ले स्टोर में जाइए, स्टडी आईक्यू का ऐप सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को सिर्फ देखिए मत, इस लेक्चर को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद है तो रेगुलर बेसिस पर जैसे मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूं, आप भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। और अगर आप ऑसम वीडियोस पूरे दिन देखना चाहते हैं, डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो पहला स्पेशल टॉपिक है, दिस वन इज फॉर द इंडियन फार्मर। ये आर्टिकल लिखा है आर के पचनंदा साहब ने। हु इज आर के पचनंदा? ये आर्टिकल के राइटर जो हैं ये रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी के, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल साहब ने लिखा है आर्टिकल। और कहते हैं कि जब वो बचपन जब उनका था तो उस टाइम पर उनके फादर आर्मी में से रिटायर हुए और उसके बाद उनके फादर ने गांव में खेती बाड़ी करने की शुरुआत कर दी। तो जब भी गेहूं की फसल तैयार होती थी तो उनके मदर जो हैं वो ट्रैक्टर में सारी चीज़ों को लोड करते थे और चंडीगढ़ की मंडी पर ले जाते थे चीज़ों को बेचने के लिए। आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स आपने ये सिचुएशन कई बार देखी होगी आपके लोकल एरिया में भी। जो मार्केटिंग यार्ड हैं जिसको हम एपीएमसी भी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, तो ये जो एपीएमसी हैं वहाँ पर सारे किसान अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, जो कमोडिटी हैं उसको बेचने के लिए जाते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि गेहूं के टाइम पर, गेहूं की जब सीज़न होती है तो उस टाइम पर सारे ये जो ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बोलेरोज एक्सेट्रा, ये जो भी गुड्स कैरियर्स हैं तो उनमें गेहूं होंगे। तो एक साथ बहुत सारे गेहूं जो हैं वो एपीएमसी में पहुंचते हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी में पहुंचते हैं। और एपीएमसी जिसकी स्थापना की गई थी किसानों के हित के बारे में रक्षा, खास करके उनको, किसानों को अपना जो भी प्रोडक्शन है उसकी राइट प्राइस मिले, इसके लिए एपीएमसी की स्थापना की गई थी। लेकिन हुआ ये कि एपीएमसी में जो मिडल मैन हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने लगे हैं। किसानों से ये लोग होलसेल में चीज़ों को खरीदते हैं और मार्केट में रिटेल में चीज़ों को बेचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान एक चीज़ जो है वो 2 रुपये पर किलो इन लोगों को बेच देता है और यही लोग जो है वो मार्केट में 10 रुपये पर किलो, इनकी लैंडिंग प्राइस होती है 2 रुपीज़ पर किलो, मार्केट में ये बेचते हैं 10 रुपीज़ पर किलो। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी चेन, मैं बात कर रहा हूँ किसान की, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा रिस्क उठाना। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अभी मेरे ही लोकल एरिया की बात है, जो मैंने खुद एक चीज़ देखी, महसूस की कि ऐसी ही एक लंबी लाइन जो है एक मार्केटिंग यार्ड के बाहर मुझे देखने को मिली। इट वाज लाइक, मुझे जहाँ तक पता है तब 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन तो होगी ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस टाइम पर ऑल ऑफ द सडन बारिश हुई। अब गेहूं की सीज़न थी और ऑल ऑफ द सडन बारिश आने की वजह से बहुत सारे किसानों की ये जो फसल है वो बर्बाद हो गई होगी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मिडलमैन ज़्यादा पैसे कमाए, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको सबसे कम पैसे मिले। इस तरीके से खेतीबाड़ी जो है वो सस्टेनेबल तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों किसान ही हर बार सारे सामान को पैक करके आप तक पहुंचाए?
ऐसा भी हो सकता है कि खेती बाड़ी पर जो उनकी ज़मीन है वहाँ पर ही वो सारा सामान रखे, पिकअप ट्रक आए, सारी चीज़ें पिकअप करके चले जाए, किसानों को पैसे डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाए। तो अब इस दिशा में भारत सरकार ने 2 बिल्स पास किए हैं। देखिए, जापान जो है, जापान खेती बाड़ी को खेती बाड़ी की तरह नहीं लेकिन एक इंडस्ट्री की तरह देखता है। जब आप एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की तरह देखेंगे तो सबसे पहला बदलाव जो होगा या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें जो एक बार हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से खेतीबाड़ी को देखने की शुरुआत कर दी, तो सबसे पहले हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे कि कम से कम चीज़ों का, प्रोडक्शन का वेस्टेज हो, रिसोर्सेस का सदुपयोग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइज़र है, पानी है, सारी चीज़ें। फिर चीज़ों को राइट टाइम पर बेचना, स्टोरेज की फैसिलिटी, प्रोडक्शन अच्छा हो उसके लिए सोचना, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे पैदा की जा सकती है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसको ऐसा सोचेंगे कि चलो ये तो खेती बाड़ी है, जो पुराना तरीका था वैसे ही इसको करते जाएंगे, तो फिर नया इनोवेशन नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे, तो आपका नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। जापान ने यही किया है। भारत ने 2 बिल्स पास किए हैं। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये दूसरा बिल है जो पास किया गया है। और इस आर्टिकल में ये बताया है कि ये दोनों बिल्स जो हैं, ये दोनों बिल्स की वजह से किसान जो हैं अब वो किसान नहीं लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। उसकी इनकम में भी एक उछाल हमें देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। ये दोनों बिल्स जो हैं ये किसानों के लिए, फूड प्रोसेसर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। इन बिल्स ने हमारे देश को एक मार्केट बना दिया है। पूरा देश जो है वो एक मार्केट है एज पर दिस टू बिल्स। और अब किसान जो हैं अपना सामान किसी को भी जहां चाहे वहां पर बेच सकता है। फार्मर्स विल हैव सेवरल एवेन्यूज टू सेल देयर प्रोड्यूस। आज तक ये था कि सारा सामान आपको एपीएमसी में ही बेचना पड़ता था, लेकिन अब किसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जब बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे तो इसका मतलब यह है कि मिडल मैन को भी कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। अभी तक इनकी मोनोपोली थी, लेकिन अब कंपटीशन फेस करेंगे तो फिर उनको भी अपने तरीकों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे तो बेनिफिट्स जो है वो किसको मिलेंगे? किसानों को और कंज्यूमर्स को। सो दैट इज गोइंग टू बी अ विन विन फॉर आवर कंट्री। होपफुली अगर ये जिस प्रकार से ये बिल डिज़ाइन किया गया है, जो जो चीज़ें इसमें हैं, हम कुछ चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डेफिनेटली बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई देन फॉर श्योर हमारी एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो चेंज हो सकती हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस विद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि आप डायरेक्टली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको सामान बेच सकते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप मान लीजिए कि कोई रिलायंस का जियो मार्ट है, राइट, तो अगर रिलायंस को लेट से 1 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है तो वो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा कि हमें आप इतने गेहूं प्रोवाइड करें, हम आपको ये प्राइस देंगे। तो किसान को पता चल जाएगा कि अच्छा, मुझे 1 किलो के वो 20 रुपए दे रहे हैं तो मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एडवांस में उसको पता चलेगा कि इतनी ज़मीन में लगभग अगर वो 100 किलो गेहूं पैदा कर पाएगा तो उस किसान को कितने रुपए इस 100 किलो के मिलेंगे। दिस इज जस्ट अ रफ एग्जाम्पल। 100 किलो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बट समझने के लिए बता रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये फ़ायदा आएगा। फिर लैंड लीजिंग में बदलाव आएंगे और बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी आपकी ज़मीन को रेंट पर, लीज पर ले सकती हैं, तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। भारत सरकार ने 6,685 करोड़ रुपीस जो हैं वो 10,000 FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग से रख दी हैं। और इसके साथ 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पर किसान जो हैं वो अपना सामान, जैसे कि दूध में जैसे होता है कि जो
किसान है वो दूध एक जगह पर पहुंचा देते हैं, वहाँ पर दूध की फैट और ये सारी चीज़ें चेक करके फिर वो डेयरीज तक पहुंचाया जाता है दूध, इसn't it? इन द सेम वे किसान जो है वो अपना गेहूं चावल जो भी कमोडिटीज़ हैं वो इस एफपीओ तक ले जाएंगे, वहाँ पर उनको प्राइस मिलेगी, सभी किसानों को एक प्राइस मिलेगी और सभी मिलकर चीज़ों को बेचेंगे तो एक ताकत के तौर पर वो काम करेंगे। और एफपीओ जो है वो किसानों के हित के बारे में सोचेगा, हित के ऊपर काम करेगा, तो ये किसानों को जिससे दूध में राइट अमाउंट किसानों को मिलती है, तो इसी प्रकार से दूसरे ऐसे कमोडिटीज़ के ऊपर भी किसानों को राइट अमाउंट मिलेगी एफपीओ में। द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपके एफपीओ की बिल्डिंग, स्टोरेज, फिर इक्विपमेंट्स अगर चाहिए, रेंट पर इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भविष्य में हमें देखने को मिलती हैं, फिर मिलेगी। और फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया ओला, जैसे ओला उबेर, इस प्रकार के जो ऐप्स हैं इनका इस्तेमाल करके किसान जो है वो डायरेक्टली अपना सामान ऑनलाइन बुक करवा सकता है, एफपीओ में बेच सकता है, या फिर ऑनलाइन डायरेक्टली कोई अगर कस्टमर है तो उनको बेच सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होपफुली अब हमें देखने को मिल सकती हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी होगा चीज़ों का, फार्म मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल मार्केट प्लेसेस, वेयर हाउसिंग, क्वालिटी सेंटर्स, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लॉजिस्टिक सर्विस आएगी, वेयर हाउस ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं और मिलने लगेगी भी। तो इससे हमारी खेतीबाड़ी जो है वो खेतीबाड़ी ना रहकर एक प्राइमरी सेक्टर में से निकलकर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तक ले जाने की एक कोशिश इन दोनों बिल्स में नज़र आ रही है। और भारत ग्लोबल फूड सप्लाई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकता है, बहुत सारा फूड हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड एमएसपी की बात करें तो कल हम बात कर रहे थे कि एमएसपी जो हैं ये लो नहीं, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। तो दुखद बात तो ये है कि आज भी 6 से 8% किसानों को एमएसपी का फ़ायदा मिलता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि ये कंटिन्यूएशन में रहेगी, तो दैट्स ए गुड साइन। लेकिन अब इसका एक्सपांशन जो है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है ये लोकल लॉकडाउन्स के ऊपर है। प्रधानमंत्री साहब ने एक राइट प्रश्न पूछा है राज्य सरकारों को कि क्या आप ये जो कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन्स करते हैं जिनको हम कहते हैं लोकल लॉकडाउन्स, तो क्या ये लोकल लॉकडाउन से कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सकता है? द आंसर इज नो। लोकल लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो रुक जाती है, इसमें इकोनॉमिक रिकवरी की जो स्पीड है वो रुक जाती है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन ये है कि ये पेंडेमिक की वजह से और जो लॉकडाउन हुआ है तो इसकी वजह से 100 मिलियन लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के चक्कर में फंस जाएंगे। 176 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी में तो आएंगे, लेकिन वो उतने एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो पॉवर्टी है उसमें नहीं आएंगे, लेकिन गरीबी की चपेट में तो डेफिनेटली आ जाएंगे। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है, एज वी ऑल नो, और कुछ वक्त लगेगा भारत को बैक टू नॉर्मल होने में। जो हम 6% 7% जितना ऑन एन एवरेज ग्रोथ कर रहे थे, तो वहाँ तक पहुँचने में शायद 2-3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है। भारत की एक तरफ से देखें तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे हमारे पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट है वो आज तक का सबसे कम है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर साल 60 लाख जितने स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज और सारी चीज़ें पढ़ाई ख़त्म करके यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए एंटर होते हैं, लेकिन हम सभी को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हैं और फिर जब जॉब्स नहीं मिलती हैं तो दुख बढ़ता है, सोशल डिस्ट्रप्शन होता है, यंगस्टर्स की फिर टाइम पर शादी नहीं होती, एंड बहुत सारे ऐसे इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। अपने पूरे जीवन का ग्राफ अगर वो कोई निकाले तो फिर वो एक लॉस तो होता ही है। बट क्या करें, ये सारी चीज़ें हमने पहली बार नहीं बहुत बार देश ने झेली है। इस बार सारी चीज़ें रीजनेबली स्पीकिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये कोविड-19 आ गया। रोड सेक्टर की बात करें तो भारत सरकार रोड सेक्टर को थोड़ी रिलीफ दे सकती है, 6 महीनों का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। रिलीफ मेजर्स जो हैं वो वैसे 30 सितंबर को ख़त्म होने वाले थे, जुलाई में इनका अनाउंसमेंट किया गया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों का जो एक्सटेंशन था, अब इसको मार्च 2020 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मॉर्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी ये बताया था, और मीन्स एक डिस्कशन चल रही है और बेसिकली
जो वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको मंथली पेमेंट दिया जाएगा ताकि काम जो है वो, पैसों का फ्लो जो है उनके पास रहे और काम जो है वो चलता रहे. Morth will soon initiate consultations with the finance ministry on the issue and call would be taken shortly. ये खबर सामने आई है कि रिपोर्ट्स हैं कि मार्च 2021 तक रिलीफ दी जा सकती है और बहुत सारे टोल ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. नॉट टू बोरो एडिशनल फंड्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, त्रिपुरा, तो इन 5 राज्यों को टोटल 9,913 करोड़ रुपीस ज़्यादा बोरो करने की छूट दे दी है क्योंकि इन 5 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया. आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन के बाद ये जो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किए जा रहे थे तो उस टाइम पर FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें एक राज्य की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 3% जितना वो बोरो कर सकता है, इतना फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, लेकिन इसको इंक्रीज करके 5% कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. तो टोटल जो है 4.2 लाख करोड़ रुपीस, ये 5% यानी कि 4.2 लाख करोड़ रुपीस स्टेट्स जो हैं वो बोरो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस रखी गई हैं. पहला जो 0.5% है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है अगर आपको 0.5% यानी कि 1.07 लाख करोड़ रुपीस मार्केट में से अगर चाहिए तो फिर आपको कुछ रिफॉर्म्स करने. पहले जो 0.5 है उसमें कोई रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है, तो 3 से 3.5 तक पहुंचना जो है वो इट्स ओके, लेकिन 3.5 से 4.5 तो यहाँ पर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. आपको 0.25% एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो फिर आपको 4 में से कोई एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, या तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडीज में रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर में, या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड. तो ये जो राज्य हैं 5 राज्य, तो इन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड में तरक्की की तो इनको 0.25% ज़्यादा पैसे उठाने की अनुमति सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है. और फाइनल बोरोइंग जो है वो फिर आप 4 में से 3 अगर रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर लेते हैं देन यू कैन गेट दिस 4.5 से आप 5% तक पहुंच सकते हैं. ये 5 राज्य जो है उसमें से सिर्फ तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि कुछ राज्यों ने अपोज किया था ये 2 ऑप्शंस का, तो उसमें से एक राज्य है तेलंगाना. लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर GK, राइट, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तेलंगाना वाला पॉइंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये FRBM वाला जो मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया ये इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स एवरीथिंग from my side. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.